ओके, सो आई होप द ऑडियो इज फाइन एंड यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। मुझे बता देना कोई भी दिक्कत होगी ड्यूरिंग क्लास। तो कोरियन वॉर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। सब टॉपिक ऑफ योर कोल्ड वॉर वाला जो मॉड्यूल है उसका एक सब टॉपिक है, लेकिन यूपीएससी इसको 10 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकती है। ओके, और प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर फैक्ट्स नहीं पता है आपको, अगर मैं आपको इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन दे दूं, आपने इंडियन सोसाइटी की डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं की है, तो आप कुछ लिख लोगे। व्हाट इज द इशू विथ विमेन, व्हाट इज द इशू विथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, व्हाट इज द इशू विथ एल्डरली पीपल, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, तो ये बना के लिख सकते हो, यू कैन राइट समथिंग। लेकिन अगर कोरियन वॉर यूपीएससी ने पूछ लिया, वियतनाम वॉर पूछ लिया, आपको फैक्ट्स ही नहीं पता है, यू आर नॉट अवेयर, यू हैव नेवर गॉन थ्रू द कोरियन वॉर, तो आप नहीं लिख पाओगे। दैट्स वाई दिस मॉड्यूल, ऑल्दो क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन ये मॉड्यूल वर्ल्ड हिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो कोरियन वॉर से स्टार्ट करते हैं। कोरियन वॉर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, व्हेन वी आर रीडिंग अबाउट द जापानीज एक्सपेंशनिज्म फ्रॉम 1905 टिल 1945। ओके, जो जापानीज जो थे 1905 से रशिया और जापान वॉर जो था, वहां से लेके जब तक उन पे हिरोशिमा नागासाकी पे नहीं गिरा था, तो दे कंटिन्यूड एक्सपैंडिंग देयर टेरिटरी फ्रॉम देयर होमलैंड टू द इंटायर एशिया, राइट। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले 1905 जो था वॉर था रशिया के साथ, एक वॉर हुआ था जापान का, उसको क्यों लड़ा था, क्योंकि कोरियन पेनिनसुला है उसके आसपास का जितना भी वार्म वाटर पोर्ट्स है और कोरियन पेनिनसुला इटसेल्फ, उसके देयर इज अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जैसे दिस इज द मैप ऑफ कोरिया, तो ये इसके अराउंड एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए कोरिया, रशिया एंड जापान फॉट विथ ईच अदर। तो जो रशिया और जापान ने लड़ाई की थी, उसके बाद एवरीवन नोज कि वहां पर जापान जीत गया था, एंड देन इन 1910 जापान वेंट एंड ऑक्यूपाइड द कोरियन पेनिनसुला। 1910 में जाके जाके उन्होंने क्या किया, पूरे कोरियन पेनिनसुला को ही उन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया, वहां की जो मोनार्की थी उसको हटा दिया, एंड दे सेड कि आज से कोरिया हमारे हमारे अंदर है। और वहां पर जाके दे कमिटेड अ लॉट ऑफ एट्रोसिटीज एज वेल इन कोरिया। लेकिन जब वो हार गए, आफ्टर जापान सरेंडर्ड इन 1945, तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोरिया जो था उसको डिवाइड कर दिया गया अलोंग दी 38th पैरेलल। 30th पैरेलल एक लाइन थी, ओके, एक अलोंग दी लॉन्गिट्यूड उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया, ऐसे जा रही थी। तो ये जो सदर्न पार्ट था और एक था नॉर्दर्न पार्ट। अब इसको क्यों डिवाइड किया, दो जोन ऑफ ऑक्यूपेशन में, एक सोवियत कंट्रोल था और एक यूएस कंट्रोल था। अब इसमें सोवियत कंट्रोल्ड और यूएस कंट्रोल क्यों था, बिकॉज सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स बोथ वेर एलाइज, दोनों क्या थे, एक दूसरे के दोस्त थे, हु फॉट अगेंस्ट द जापानीज एक्सपेंशनिज्म एंड द नाजी एक्सपेंशनिज्म इन वर्ल्ड वॉर टू। तो उसमें उन्होंने क्या किया, एक तरीके से स्पॉइल्स ऑफ वॉर को देखते हुए ऊपर वाला जो एरिया था 30th पैरेलल का, सपोज दिस इज योर 30th पैरेलल, उसके ऊपर वाला, ये वाला जो पार्ट है, उसके ऊपर वाला उन्होंने सोवियत यूनियन को दे दिया अंडर स्टालिन, और जो नीचे वाला है उसको यूएस को दे दिया। अब जब दो पार्ट में डिवाइड हो गया कोरियन पेनिनसुला, तो नेचुरल सी बात है भाई, सोवियत यूनियन क्या करेगा, वहां पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लगा दी उसने अंडर किम इल सुंग। ओके, और जो नीचे में है, एक उसने क्या किया, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट लगा दी, एक फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट अंडर अ पर्सन कॉल्ड सिंग एम री। ओके, तो नीचे ऊपर किम इल सुंग के अंदर था, नीचे सिंगमैन री के अंदर था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई, दैट किम इल सुंग जो ऊपर में था, ओके, उनका बेटा किम जोंग इल हुआ, एंड देन उसका अभी पोता रूल कर रहा है, किम जोंग उन। तो किम इल सुंग जो था, ही वॉज अ डेडिकेटेड कम्युनिस्ट। ओके, वो पूरा चेला था प्रॉपर स्टालिन का, ही रिस्पेक्टेड स्टालिन, और उस समय क्या था, ही ऑल्सो फॉट इन दी सोवियत आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। किम इल सुंग जो था, ही ऑल्सो फॉट इन दी कोरियन आर्मी, ओके, सॉरी, इन दी सोवियत आर्मी। और उसके बाद एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज लॉयल्टीज, उसको क्या किया गया कि यहाँ का अपर जो ऊपर वाला पार्ट है उसका चेयरमैन बना दिया गया, उसका जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कोरिया थी उसका एक चेयरमैन बना दिया गया नॉर्दर्न पार्ट का। और ही वॉज अ डेडिकेटेड कम्युनिस्ट, जो बोला जाता था सोवियत यूनियन की तरफ से वो करता था। अब प्रॉब्लम क्या थी साउथ की, दैट जो बंदा था सिंग एम री, दिस पर्सन सिंग मैन री, तो उसका प्रॉब्लम क्या था, दैट ही वो किसी की सुनता नहीं था।
He never used to listen to anyone, not even his US allies. And he was a very brutal person who used to kill his political opponents. तो आफ्टर द टू कोरियाज, ओके, दोनों जो कोरिया थी तो उनका ट्रेजेक्टरी डिफरेंट था. इसको जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको पूरा सपोर्ट मिल रहा था. व्हाई? बिकॉज किम इल सुंग यूज्ड टू लिसन टू व्हाट द सोवियट्स यूज्ड टू से. यूएसएसआर जो भी कहता था वो करता था, तो इसीलिए पूरा सपोर्ट इसको दिया गया. स्टालिन ने उसको टैंक्स दिए, स्टालिन ने उसको आर्टिलरी दी, एवरीथिंग स्टालिन गेव हिम ड्यूरिंग द ब्रीफ पीरियड जब वो दोनों इंडिपेंडेंट था. ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, नाम की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. साउथ में जो सिंगमैन री के अंदर इट वाज अ नेम से गवर्नमेंट, और इट वाज अ टोटली डिक्टेटरशिप जहां पर वो यूएस वालों की भी नहीं सुनता था. यूनाइटेड स्टेट्स के जो वहां पे एडवाइजर्स थे उस कंट्री में, साउथ कोरिया में, उनकी भी वो नहीं सुनता था. ओके, नाम का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था लेकिन ही वाज अ प्रॉपर डिक्टेटरशिप. ऊपर में कम्युनिस्ट सरकार थी ना, नीचे में कम्युनिज्म नहीं था, नीचे में फ्री मार्केट कैपिटलिज्म था साउथ में. लेकिन फिर भी वो इतना ब्रूटल था दैट यूनाइटेड स्टेट्स बेसिकली रोट हिम ऑफ. यूनाइटेड स्टेट्स जो था उसने क्या बोला कि यार इसको कोई हेल्प करके फायदा नहीं है, तो जो धीरे धीरे करके यूएस का एड कम होते गया. यूएस जो था, हाँ, उसको रोग मान के यूएस ने अपना एड कम कर दिया कि यार ये तो बेवकूफ आदमी है, इसको मैं क्यों एड दूं. इसीलिए उसके पास एड नहीं था उतना, और वो धीरे धीरे करके कोऑपरेशन जो था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वो उसका कम होते रहा. एट द अदर एंड, नॉर्दर एंड में क्या हो रहा था? किम इल सुंग वाज गेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ हेल्प that was needed from USSR because he used to listen to what the directives of the Soviet Union was. तो ये चीज थी, आपको एक बैकग्राउंड मुझे देना था. वाई, ओके, अभी जो मैं आप बताना वाला हूं कि वाई द नॉर्थ वन इन द इनिशियल स्टेजेस में ऑलमोस्ट इट ऑक्यूपाई द नॉर्थ ऑक्यूपाई द इंटायर पेनिनसुला. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अब 1948 से 1950 तक 2 साल में क्या हुआ? साउथ कोरिया में कोई चेंज नहीं हुआ. साउथ कोरिया वाज नॉट इवन वरीड दैट व्हाट विल हैपन, ओके, इफ द यूएस इज गोइंग टू विथड्रॉ. उसने बोला हम तो भाई हम हैं, एवरीथिंग वी आर. एक सर्टेन टाइप ऑफ एरोगेंस था. एरोगेंस कैसा था वो मैं अभी आपको बताता हूँ. सो जून 25 1950 में नॉर्थ कोरियन फोर्सेस विथ T-35 टैंक्स, thousands of T-35 tanks, it crossed the 38th parallel. Why? Because ऐसा उसको लगा किम इल सुंग को कि अब ये मेरा लास्ट चांस है. अगर सिंगम री जो है, ही इज अ वेरी एरोगेंट पर्सन, सकता है कि उसको हटा के कोई अच्छा एक लीडर को ले आए. तो जब तक सिंगम री है और उसकी एरोगेंट सरकार है, तो लेट मी क्रॉस दी 38th पैरेलल एंड यूनाइट द इंटायर कोरिया. उस समय दो चीजें बात हो रही थी. जो साउथ की गवर्नमेंट थी, इट लेड क्लेम टू द इंटायर पेनिनसुला एंड इट सेड कि भाई कोरिया एक है. और नॉर्थ की सरकार भी यही बोल रही थी किम इल सुंग के अंदर. इट वाज आल्सो शोइंग द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट दैट कोरिया एक है. बोथ वांटेड कोरियन रीयूनिफिकेशन. बोथ गवर्नमेंट्स वांटेड कोरियन रीयूनिफिकेशन. प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम ये आई कि दोनों अपना अपना सिस्टम लाना चाहते थे. नॉर्थ वांटेड द इंटायर पेनिनसुला टू बी कम्युनिस्ट, साउथ वांटेड द इंटायर पेनिनसुला टू बी कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट. आज भी ये प्रॉब्लम है. एंड यस, नॉर्थ कोरिया यूज्ड टू बी रिच कंपेयर टू साउथ कोरिया टिल 1973. 1973 तक नॉर्थ कोरिया वाज अ प्रॉस्पेरस कंट्री. एक्चुअली में नॉर्थ कोरिया में फैक्ट्रीज थी, वहां पर पीपल वेर फ्री एंड पीपल यूज्ड टू, ओके, व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज दैट उनका जो फ्रीडम इंडेक्स था दैट वाज ग्रेटर देन व्हाट वाज देयर इन साउथ कोरिया. एंड they had higher per capita income, much larger per capita income than South Korea. प्रॉब्लम कहाँ हुई, स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम स्टार्ट हुई when the South Koreans started the concept of chaebol. वो मैं भी बताता हूँ what is chaebol, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो. ओके, तो T-35 टैंक्स क्रॉस्ड. अब वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एरोगेंट था. सिंगम री जो था, ही वाज वेरी एरोगेंट पर्सन. व्हाई? उसका जो डिफेंस मिनिस्टर था, व्हेन ही हर्ड द न्यूज that thousands of T-35 tanks have crossed the 38th parallel, he was sleeping. उसको उठाया गया. उसने he said कि मुझे क्यों उठाया? And he said कि sir, there is a lot of disturbance on the 38th parallel, lot of firefighting is going on. And he told the American advisor जो उसका था, उसको बोला था कि तुम भाई मुझे मत उठाया करो,
यू इन्वेस्टिगेट एंड गिव मी अ रिपोर्ट इन द मॉर्निंग। प्रॉब्लम पता है क्या हुई? प्रॉब्लम हुई कि अगर आप वो मैप देखोगे आज कोरियन पेनिनसुला का, तो जो सियोल है, सियोल द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, दैट वाज ओनली 60 किलोमीटर्स फ्रॉम द 30th पैरेलल। 30th पैरेलल से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पे था। एंड इसीलिए आज भी, why is there a conscription, why is there a system of conscription in South Korea? Because they know that 15,000 North Korean artillery is directed towards the capital Seoul। आज के डेट में अगर वॉर छिड़ जाती है तभी भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा साउथ कोरिया में, फॉर द सिंपल रीजन दैट इट्स कैपिटल इज ओनली 60 किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर। एंड उस समय in 1950 when the North Koreans crossed, thinking कि सिंगयाम री जो है, ओके, सिंगयाम री जो था वो बेसिकली उसको सबको पता था that he was an arrogant person, कुछ नहीं करता। एंड डिफेंस मिनिस्टर आल्सो सेड दैट ओके डोंट वेक मी अप, बिकॉज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि तुम एक जाके देख लो क्या हो रहा है एंड गिव मी अ रिपोर्ट इन द मॉर्निंग। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज सियोल वाज कैप्चर्ड विद इन अ फ्यू डेज। थोड़े दिनों में ही सियोल को कैप्चर कर लिया गया। एंड द इंटायर साउथ कोरियन गवर्नमेंट वेंट टू द साउथ। यहां पर एक सिटी है उसका नाम है बुसान, एंड बुसान में एवरीबडी relocated। एंड सिंस the South Korean army was in total disarray, the South Korean army was in total disarray, they fought bravely, they fought very bravely। लेकिन क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई, दैट सिंस द गवर्नमेंट वाज सो एरोगेंट कि उसने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी टू व्हाट विल हैपन इफ नॉर्थ अंडर किम इल संग विल इन्वेड मी। तो उसके बाद क्या हुआ, इतना एरिया बचा, दिस एरिया, ये वाला जो ब्लू वाला एरिया मैं ब्लू शेड कर रहा हूं, इतना एरिया उनके पास बचा, और ये पूरा एरिया दिस वाज कैप्चर्ड बाय नॉर्थ कोरिया। अब यहां पर दो चीजें थी, अमेरिका के पास दो ऑप्शंस थे। लेट द इंटायर पेनिनसुला गेट अंडर कम्युनिस्ट कंट्रोल, लेट द इंटायर पेनिनसुला गेट अंडर कम्युनिस्ट कंट्रोल और डू समथिंग। यहां पर उनको क्या लगा कि यार देखो कुछ तो फायदा नहीं है, सियोल इज कैप्चर्ड और पूरी जो गवर्नमेंट है वो इतनी सी एरिया में बच चुकी है, और बुसान में जाके लास्ट में एकदम लग रहा है कि सी के पास अब उसको निकाल देंगे। वहां पर एक पर्सन था, उसका नाम था जनरल डगलस मैकार्थर, एंड ही टोल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स दैट मिस्टर प्रेसिडेंट आप, यस आप मुझे इस पे थोड़ा सा आप मुझे प्रूफ्स दें एंड आई विल ट्राई टू डू अ लैंडिंग। देन व्हाट ही डिड वाज, एक प्लेस है इंचियोन, वहां पर उसने लैंडिंग की, जस्ट लाइक the American forces had done in 1944 in France, in नॉर्मैंडी। नॉर्मैंडी वाला सबको याद है, डी डे ऑपरेशन, यस। तो इंचियोन करके एक जगह है साउथ कोरियन कोरियन पेनिनसुला में, आज भी आपको पता होगा, जो फॉलो के पॉप वगैरह उनको पता होगा। तो इंचियोन में दे वेंट एंड डिड अ लैंडिंग, एंड दे वेर एबल टू सक्सेसफुली पुश द पीपल, the troops, okay, the troops of the North Korean government up till here। एंड इतना भयानक उनका पुश था, बिकॉज यू नो दे वर सो एफिशिएंट द अमेरिकन ट्रूप्स, व्हेन दे लैंडेड इन इंचियोन तो उनको खदेड़ते हुए चले गए प्योंगयांग तक, एंड प्योंगयांग के पास आ गए थे। प्योंगयांग वाज द कैपिटल ऑफ द नॉर्थ, नॉर्दर्न कोरिया का कैपिटल क्या था, प्योंगयांग था। एंड देन दे केम हियर और फिर रुक गए, they stopped for a while thinking what to do now, shall they occupy the entire peninsula, क्या उनको पूरा पेनिनसुला ऑक्यूपाई करना है, या यहां पर रुक के और ओके दे नेगोशिएट। ये इतना सोच रहे थे, अमेरिकन ट्रूप्स आ चुके हैं, ओके अब इतना समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई डाउट, दे हैव रीच्ड प्योंगयांग, यहां यहां तक किसी को डाउट, एनीवन हैज एनी डाउट, एक बार बता दो, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, फिर से मैं समझा दूंगा, एक समरी दे दूंगा आपको, अगर किसी को दिक्कत है तो, कहीं भी छूटा है कुछ। एवरीवन हैज फॉलोड मी टिल हियर, ओके यू वांट अ समरी, एनीवन एल्स, ओके ओके एनीवन एल्स, नो, ठीक है मैं देखो बता रहा हूँ जल्दी से। नाइन आफ्टर, यस मैं फिर से बताता हूँ, देखो ये दिस इज योर कोरियन पेनिनसुला, राइट। सो यहां पर क्या हुआ, सपोज
दिस इज योर कोरियन पेनिनसुला। जल्दी से समरी दे रहा हूँ। सो आफ्टर जापान वाज डिफीटेड इन वर्ल्ड वॉर टू, जल्दी से ये देखो 30th पैरेलल पे इसको डिवाइड कर दिया गया। कोरियन पेनिनसुला को डिवाइड कर दिया गया दो जोन्स में। जैसे जर्मनी का 4 जोन्स में डिवीजन था, आपको याद है लास्ट क्लास से, उसी तरीके से इसको भी 2 जोन में डिवाइड कर दिया गया। नॉर्थ वाला यूएसएसआर को दे दिया गया, और जो ये साउथ वाला है, द सदर्न पार्ट, दिस वाज गिवन टू द अमेरिकन। ओके। और अमेरिकन ने क्या किया, एक सिंगमैन री करके बंदा था। There was a Syngman Rhee, there was a politician whose name was Syngman Rhee. उसके अंदर में एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट बना दी सदर्न पार्ट ऑफ कोरिया में। और ऊपर में किम इल सुंग करके एक आदमी था, who was a communist Korean, and he fought in the USSR army during World War II. उसके अंदर में यूएसएसआर ने, जिसको ये जोन मिला था नॉर्थ वाला, उसके अंदर में किम इल सुंग जो आदमी था, उसके अंदर में इसको एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना दी। बोथ गवर्नमेंट्स, नॉर्थ की गवर्नमेंट अंडर किम इल सुंग और सिंगम री की जो गवर्नमेंट थी, बोथ वांटेड कि हम कोरियन पेनिनसुला को ऑक्यूपाई कर ले। लेकिन किम इल सुंग वाज अ डेडिकेटेड पर्सन, वेयर सिंगमैन री वाज एन एरोगेंट पर्सन, और वो ध्यान ज्यादा नहीं दे रहा था। ही वाज वेरी नेग्लेक्टफुल। In 1950, Kim Il Sung, who was getting a lot of support from the USSR in man, material, and other economic aid, he invaded the southern portion to unify. उन्होंने क्या किया, यहां पर एक जगह है जिसको हम सियोल बोलते हैं, आज भी कैपिटल है साउथ कोरिया का, सियोल को अटैक कर दिया। सियोल को अटैक थोड़े दिन में, बिकॉज सियोल इज वेरी क्लोज टू द बॉर्डर, सियोल की जो गवर्नमेंट थी उसको पीछे हटना पड़ा, एंड दे हैड टू रीलोकेट टू द सदर्न टिप, टू अ प्लेस कॉल्ड बुसान। ठीक है, बुसान में चला गया। ओके। एंड देन व्हाट हैपेंड, यहां पर ये पूरा एरिया नॉर्थ के कंट्रोल में आ गया। Then the Americans, who were very very disturbed, who were very very angry with Syngman Rhee for his neglectful behavior, deliberated कि क्या करना है, should we leave the Korean Peninsula और उसको कम्युनिस्ट रूल में आने देते हैं, क्योंकि इतना ही एरिया बच चुका था। यहां पर एक डिफेंसिव पोजीशन बना दी थी साउथ कोरियंस ने। और should they help the South Koreans, तो हेल्प करने में, when they picked the second option, हेल्प करने में उन्होंने किसको चुना, there was a person called Douglas MacArthur. He was a World War II general. MacArthur याद है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, फिलीपींस में बैटल ऑफ फिलीपींस, पहले उसको भगा दिया गया, and then again he came back 3 years later. He again came back 3 years later and recaptured Philippines. Yes, ठीक है। सो ये चीज आपको याद आ गई। देन डगलस मैकार्थर, एक एरिया है, एक सिटी है साउथ कोरिया में, इंचियोन, कोस्टल सिटी है। इंचियोन पे डगलस मैकार्थर मेड एन एम्फीबियस लैंडिंग। एम्फीबियस लैंडिंग सभी को पता है, एवरीवन नोज व्हाट इज एम्फीबियस लैंडिंग। तो यहाँ पर इंचियन है, और इंचियन में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक एम्फीबियस लैंडिंग की और नॉर्थ कोरियन फोर्सेस को पीछे ढकेलते हुए चले गए, एंड दे वेर वेरी एफिशिएंट। और उन्होंने क्या किया, उनको पीछे ढकेलते हुए प्योंगयांग, विच वाज द कैपिटल ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट, प्योंगयांग जो था नॉर्दर्न पार्ट का कैपिटल था, यस, ऑपरेशन क्रोमाइट नाम था। एंड प्योंगयांग जो था नॉर्दर्न पार्ट पे, जो उसका कैपिटल था, उसके आसपास खड़े हो गए। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब तो आ गया होगा, आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग। यस, ओके, बढ़िया, फंटास्टिक। यस, दे वर दैट एफिशिएंट। देखो कुछ था नहीं उनके पास, बेसिकली अमेरिकन जो थे, दे वर वॉर हार्डेंड, बैटल हार्डेंड थे। तो वो जैसे ही उतरे, वो दे केम विद अ लॉट ऑफ मटेरियल्स, दे डिड अ लॉट ऑफ बॉम्बिंग्स एज वेल, और उतना सपोर्ट नहीं था प्योंगयांग के पास, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वगैरह नहीं थे। सो ऑल्दो दे वर एबल टू, जो नॉर्दर्न पार्ट है किम इल सुंग के अंदर, दे वर एबल टू गेट टू, दे वर एबल टू बीट द सदर्न पार्ट। लेकिन जैसे ही अमेरिका आया तो पूरा इक्वेशन चेंज हो गया। ओके। अब यहाँ पर सुनो, अब यहाँ सुनो क्या हुआ। प्योंगयांग में आए जैसे ही, तो दे वर डेलिब्रेटिंग, क्या हमें प्योंगयांग कैप्चर करना चाहिए, रुक गए थे प्योंगयांग के बाहर। शुड वी कैप्चर प्योंगयांग, शुड वी नाउ रिट्रीट बैक टू द 30th पैरेलल, इतना सोच ही रहे थे।
इतना सोच ही रहे थे, तभी में एक नया बंदा आया, उसका नाम था माओ से तुंग, हु वाज द who had won the Chinese Civil War and he was a communist leader. 1949 में चाइनीज सिविल वॉर जो है वो खत्म हुआ और माओ से तुंग was able to beat the Kuomintang under the person called Chiang Kai-shek और माओ से तुंग became the leader of mainland China. वो भी कम्युनिस्ट था, तो उसने बोला कि नहीं, I cannot allow I cannot allow an American led Korea just आउटसाइड माई नेबरहुड, क्योंकि यहां पर जो है चाइना जो है इट्स अ डायरेक्ट, चाइना इज अ डायरेक्ट नेबर, इमीडिएट नेबर ऑफ कोरिया। तो चाइना के लिए बड़ी बात हो जाती कि उसका दुश्मन अमेरिका का सपोर्ट किया हुआ, ओके, उसके अराउंड रहे। व्हाट इट डिड वाज इट इन्वेडेड द नॉर्थ, और उसने क्या किया, पुश कर दिया। and the Chinese were able to push the Americans because the Americans were surprised by the Chinese attack and they were able to push the Americans. ये देखो, ये मैंने आपको बताया ना, ओके यहीं से बता देता, ये देखो बुसान वाला एरिया है साउथ में, जो मैंने आपको बताया, यहां पर they were able to hold on, they got pushed, सियोल was captured। देखो सियोल कितना पास है बॉर्डर के, सियोल देखो कितना, और यहाँ ये रहा आपका इंचियोन, और इंचियोन में did an amphibious landing, इंचियोन में they did an amphibious landing, okay। they were not exiled, exiled मतलब होता है कि पूरे एरिया से हटा देना, they were driven, okay, they were driven। and when the Americans, यहाँ पर उन्होंने जो इंचियोन में एम्फीबियस लैंडिंग की थी, फिर वो क्या किया, कुंसा में लैंडिंग की, बुसान में लैंडिंग की, and they were able to drive the people till here, the North Koreans till here। ये 1950 की बात है फ्रेंड, ओके, and they were able to drive them here। और उसके बाद ये देखो चाइना जस्ट इमीडिएट नेबर है, चाइना इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ कोरिया। तो उसको लगा कि अगर ये पूरा कोरिया अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएगा, अमेरिकन एलाई बन जाएगा, तो मेरे लिए सिक्योरिटी के लिए खतरा है। सो व्हाट द चाइनीज डिड वाज इन्वेड एंड द अमेरिकन्स वर नॉट एक्सपेक्टिंग द चाइनीज and they were able to exploit the element of surprise, okay। देखो इंचियोन लैंडिंग इज देयर, देन चाइनीज इंटरवेंशन हैपेंड इन अक्टूबर 1950 एंड फाइनली बाय 1951 द फ्रंट लाइन स्टेबलाइज्ड। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या हुई, द चाइनीज वेर विनिंग एक्चुअली, the Chinese were winning, they drove them back again, they drove, there was a very good chance that if the Americans wouldn't have done the bombing campaign, so Americans जो थे उन्होंने अपने bombers लेके आए and they did carpet bombing of Pyongyang and the other areas, क्योंकि the Chinese were dangerously close to push the Americans out of the Korean Peninsula। वो almost उसको push कर दिया था यहाँ तक, और उनको लगा कि सियोल फिर से कैप्चर हो जाएगा, तो दे स्टार्टेड अ हेवी बॉम्बिंग कैंपेन एंड दे बॉम्ब द एंटायर प्योंगयांग। आज भी अगर प्योंगयांग आप जाते हो, नॉर्थ कोरिया जाते हो, ओके, नॉर्थ कोरिया अगर आप जाते हो तो वहां पर दे विल टेक यू टू द म्यूजियम्स, और वहां पर दिखाएंगे कि कैसे अमेरिकन बॉम्बिंग की वजह से, ओके, अमेरिकन इंपीरियलिस्ट पिग्स ऐसे बोलते हैं, अमेरिकन इंपीरियलिस्ट पिग्स की वजह से इतने लोग मरे थे प्योंगयांग में, उस समय सिविलियंस मरे थे, छोटे बच्चे मरे थे, बिकॉज द अमेरिकन्स गॉट नर्वस दैट द चाइनीज आर गोइंग टू ड्राइव अस आउट ऑफ द कोरियन पेनिनसुला, और ये हमारे लिए ठीक नहीं होता। Then peace talks began in July 1951 at a place called Kaesong, and then disagreements काफी ज्यादा हुआ था। disagreements क्यों हुआ था, because a lot of prisoners, यहाँ पर एक चीज ध्यान से सुनना, what had happened, why peace talk almost failed, because a lot of Chinese, okay, it's a very interesting phenomena what had happened, thousands of Chinese people plus thousands of North Korean soldiers, okay, thousands of Chinese and North Korean soldiers who were captured by the Americans refused to go back to China and North Korea, okay। आवाज खत्म हो गया, हेलो आवाज आ रही है, आर यू गाइज एबल टू हियर मी, हेलो, आ रही है, अच्छा, यू आई थिंक यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर वाईफाई, कुछ इशू उसमें से रहा होगा। So what had happened that thousands of Chinese soldiers
and thousands of North Koreans, okay, thousands of Chinese soldiers and North Koreans who were captured by the Americans, they refused to go back to China and North Korea because the condition was very pathetic. Okay, and they did not wanted to live under communist regime. तो they said कि भाई हमें यहीं पर जेल में डाल दो, that will be better. आप हमें यहीं पर अमेरिकन जेल में डाल दो, हमने सुना है यू यंकीज टेक केयर ऑफ अस वेरी वेल. वहां तो हमें यार खाना दो वक्त का खाना नहीं मिलता. ओके, सो हम नहीं जाएंगे वापस. सो इसीलिए पीस टॉक्स कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे थे. पीस टॉक्स खत्म ही नहीं हो पा रहे थे बिकॉज द चाइनीज एंड द नॉर्थ कोरियन सेड कि भाई हम जाएंगे ही नहीं, हमें यह जेल में ठीक लगता है, तीन तीन टाइम का खाना आप देते हो, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर. ओके. Then finally in 1953 after 2 years an armistice agreement, ध्यान से देखना ये पीस अग्रीमेंट नहीं है, आर्मिस्टिस है, सिर्फ सीज फायर है. अभी भी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया जो है दे आर एट अ स्टेटस ऑफ वॉर. देयर बिकॉज देयर इज नो पीस अग्रीमेंट, देयर इज ओनली एन आर्मिस्टाइज बिकॉज सिंगमैन री जो है, सिंगम री जो है, ही डिड नॉट एक्सेप्ट एंड ही सेड कि नहीं मैं, बिकॉज ही वाज अ डिल्यूजनल फेलो. He was a delusional, जो साउथ कोरिया का लीडर था सिंगमैन री, he was a delusional fellow and he said कि भाई मुझे तो पूरा कोरिया चाहिए, आप मुझे अमेरिकन को बोला कि मुझे पूरा कोरिया ला के दो तभी मैं पीस टॉक्स पे साइन करूंगा. तो इसीलिए कोई पीस टॉक्स हो नहीं पाई एंड देयर वाज ओनली अ फॉर्मल आर्मिस्टाइज, देयर वाज ओनली अ फॉर्मल दिस सीज फायर एंड दैट वाज द प्रॉब्लम. इसीलिए आज के डेट में भी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया दे आर ऑन टेक्निकली एट वॉर. Both of these countries they are technically at war and that's why अगर आप देख सकते हो तो एक तरीके से आज भी कोरिया जो है वो डिवाइडेड है. बोथ साइड्स वांट यूनिफिकेशन, लेकिन दोनों में डिसएग्रीमेंट है कि यूनिफिकेशन अगर होगा तो किस सिस्टम में होगा. बहुत क्लोज भी आए हैं कभी कभार, 90s में भी क्लोज आए थे. दे बोथ केम क्लोज, देन इन 2000 आल्सो दे केम क्लोज ऑफ अ यूनिफिकेशन, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं. साउथ कोरियन जो कंपनीज है उन्होंने काफी इन्वेस्ट भी किया था नॉर्थ कोरियन एरियाज में और वहां पर उन्होंने फैक्ट्रीज भी खोला था, लेकिन वो सारे फैक्ट्रीज बंद कर लिए बिकॉज फिकल माइंडेड है. उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, व्हाई इज देयर अ प्रॉब्लम ऑफ यूनिफिकेशन? सबसे पहले तो आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम है. साउथ फॉलोज द फ्री मार्केट मॉडल, नॉर्थ फॉलोज द दिस मॉडल कॉल्ड जूचे. उनके पास है मॉडल जूचे का. जूचे मॉडल क्या कहता है? ओके, जूचे मॉडल क्या कहता है बेसिकली कि आर्मी फर्स्ट, कि हम हम घास खाएंगे, हम खाना एक टाइम का कम खाएंगे, लेकिन हम एक ऐसी आर्मी बनाएंगे ओके विच विल पैरेलल द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड. ओके, तो इसको जूचे बोलते हैं. जूचे ने इज अ बेसिकली अ सोशलिस्ट पॉलिसी. उसको लिटरल ट्रांसलेशन अगर करोगे तो आर्मी फर्स्ट होता है. 1993 में इसको लाया गया था जूचे को. और जूचे बेसिकली आर्मी आर्मी वर्कर, ओके, आर्मी और वर्कर दो इंपॉर्टेंट पिलर्स पे डिपेंडेंट है. दैट आइदर यू बी इन द आर्मी और यू वर्क फॉर कम्युनिस्ट पार्टी, दैट्स इट. यहां पर एक और प्रॉब्लम क्या है, अनऑफिशियल प्रॉब्लम क्या है, सर्वाइवल ऑफ द किम डायनेस्टी. जो किम डायनेस्टी है वो एक तरीके से अपने आप को मिथिकल क्रीचर्स मानता है. अगर आप किम डायनेस्टी को एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड दैट दे फाइंड देमसेल्व्स एज अ मिथिकल क्रीचर्स एंड दे प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज गॉड्स. उन्होंने कहा कि जब किम इल सुंग जो उनका लीडर है, फाउंडर ऑफ नॉर्थ कोरिया, वो पैदा हुआ था तो रेनबो निकला था माउंटेन से. माइमुजोंग माउंटेन है नॉर्थ में, तो ऐसा बोला जाता है कि उस एरिया के आसपास जहां पर उसका बर्थ प्लेस है, जब वो पैदा हुआ था ओके तो वहां पर रेनबो निकला था, ऊपर से यूनिकॉर्न आया था और वो पूरा बारिश हुई थी बहुत अच्छी से, और उस साल बहुत अच्छा बम्पर खेती हुई थी. बेसिकली ये बोला क्यों जाता है, ताकि एक मिथिकल स्टेटस बनाया जाए. और वो जो डिवाइन राइट होता है जो किंग्स अपने लिए यूज करते हैं कि भाई मुझे गॉड का कमांडमेंट है कि मुझे रूल करना है नॉर्थ कोरिया, दैट इज द प्लान. तो इसीलिए जब तक किम डायनेस्टी है, जब तक किम डायनेस्टी है एंड दे वांट टोटल कंट्रोल ओवर कोरिया, जब तक किम डायनेस्टी है तब तक वो एक तरीके से यूनिफिकेशन विल नॉट बी पॉसिबल. ओके, यूनिफिकेशन जो है दैट विल नॉट बी पॉसिबल. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहला एक प्रॉक्सी वॉर था. इसमें पहली बार एंड परहैप्स द ओनली टाइम सोवियत एयरफोर्स, यूएसएसआर की एयरफोर्स और अमेरिकन एयरफोर्स केम फेस टू फेस, और दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी. मिग-15 करके एक फाइटर था और उनका F4 आई थिंक था या कौन सा था,
मस्टैंग फाइटर था अमेरिका का, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, बिकॉज जो नॉर्थ कोरियन एयरफोर्स था उसमें पायलट्स की कमी थी, तो सोवियत पायलट्स उड़ा रहे थे। सोवियत पायलट्स जो थे, दे वेर फ्लाइंग दी नॉर्थ कोरियन जेट्स। ओके, नहीं, F-86 सेबर केम लेटर, F-86 सेबर नहीं था, एंड आई थिंक which aircraft was there, some aircraft was there, I'm not very sure उस समय फर्स्ट एयरक्राफ्ट कौन सा था। मस्टैंग तो जरूर होगा, मस्टैंग P-52 मस्टैंग must have been there। anyways, so proxy war, पहला proxy war था ये, which signified the emergence of these two superpowers, एक multipolar world। then military and political implications भी काफी ज्यादा थे। there was the first cold war confrontation, और this led to increased US military spending। इससे पहले US का जो military spending था that was more or less normal। उसके बाद से आज के डेट में भी अगर आप देखोगे तो $800 billion का इनका military budget है। so this is more or less a direct impact of the Truman Doctrine and the Korean War, because they understood अगर अमेरिका को वर्ल्ड के सीज पे डोमिनेंस करना है, दे नीड दिस बजट। ओके, एंड अ लॉट ऑफ पैसा जो 800 बिलियन में से, इट गोज टू दी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स which employs a lot of people and does a lot of cutting edge research। ओके, जैसे उसमें कंपनीज आपने सुना होगा, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, बोइंग का जेट आता है ना, जो 777 मोदी जी उड़ाते हैं जो, और वो जो आप एयर इंडिया वगैरह यूज करती है, तो बोइंग जो है F-15 फाइटर जेट्स वगैरह भी बनाती है। ओके, यस, F-14 F-15 फाइटर जेट्स भी बनाती है। तो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स वगैरह जो है इसका इतना स्ट्रांग क्यों है? बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट, you can say it is a direct impact of what happened with the Korea in the Korean War and the Truman Doctrine, जो late 1940s and early 50s का ये एक तरीके का legacy है which has been done। $800 billion है, which is approximately 4 times, 3 to 4 times the entire world's military budget combined। अगर आप पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज का मिलिट्री बजट को ऐड कर दोगे, ओके, दैट विल ओनली कम टू आई थिंक 400 बिलियन। तो ऑलमोस्ट कंबाइन कर दो प्लस इंटू 2 कर दो, इतना ज्यादा है अमेरिका का डिफेंस बजट। ओके, एंड आई थिंक अब नेक्स्ट ईयर 2024 में दिस विल रीच $1 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली। एंड इसके पीछे का रीजन यही है, इसके पीछे का रीजन यही है कि अमेरिका को जितने भी सीज हैं, ऑल दी 7 सीज, उस पर अपना डोमिनेंस चाहिए। वाई? मैंने आपको बताया था मर्केंटिलिज्म, याद है? जो ग्लोबलाइजेशन है, मर्केंटिलिज्म है, दिस इज द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। दैट्स व्हाई इट वांट्स कि सारे सीज हैं वहां पर मेरा कोई भी एनिमी ना हो, मेरा एनिमी ना हो, ताकि ऑयल can flow easily, because America needs oil, so oil can flow easily, plus my products can flow easily, plus the system that I have, the capitalist system, it can blossom in the entire world, in the entire all the nations of the world should adhere to my system, and that is free market capitalism, okay, led by the United States। and that's why this $800 billion defense budget is justified, because to maintain that they need to do a lot of capital investment into their navy, और navy जो है बहुत ही capital intensive है, बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, इसीलिए वो 10 एयरक्राफ्ट सुपर कैरियर बनाते हैं। उनका जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है दैट इज 110,000 टन, 1,10,000 टन का होता है। हमारा जो विक्रमादित्य है वो बेयरली 40,000 टन का है। तो एक उनका जो जेराल्ड आर फोर्ड क्लास कैरियर है, एक जो कैरियर है, दे हैव 10 ऑफ दोस। उनका जो एक कैरियर है अभी तो वैसे बन रहा है, 9 ऑर्डर पे है, दे हैव वन आई थिंक जेराल्ड आर कैरियर। उसके पहले उनके पास निमित्स क्लास कैरियर था, एंड वो भी 100,000 टन का था। इट इज ऑलमोस्ट 2.5 times, इट इज ऑलमोस्ट 2.5 times that of INS विक्रमादित्य and INS विक्रांत। ओके, क्वेश्चन क्या है? कैंट नॉर्थ कोरिया न्यूक देयर फ्लीट और देयर EW इज दैट न्यूक फोर्स? देखो, नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन जो उनका न्यूक्लियर जो डिलीवरी सिस्टम है दैट दैट इज वेरी फुल ऑफ इश्यूज। देखो, न्यूक्लियर डिलीवरी कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। न्यूक्लियर डिलीवरी होता है आपका एयर से, लैंड से जिससे मिसाइल यूज करते हैं, और
वाटर से। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर ट्रायड बोलते हैं। ओके, सो एयर उनके पास कुछ नहीं है। दे हैव जंक, सोवियत जंक्स एज फाइटर जेट्स। ओके, वो डिलीवर नहीं कर सकते। इंडिया कर सकता है थ्रू रफेल। लैंड से वो जो मिसाइल्स है दैट इज ऑफ क्वेश्चनेबल क्वालिटीज। वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम इट फेल्स। और उसका जो द द व्हाट यू कॉल दैट, उसका जो दायरा है, ओके, जिस जिस जगह वो, जिसका रेंज है जो, राइट, उसका जो रेंज है दैट इज नॉट मच। अगर वो लॉन्च करेंगे तो हो सकता है कहीं पर गिर जाए, प्रिसाइज नहीं है। दिस दैट इज नॉट, दैट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, पॉइंटी, यस पॉइंटी। वो अलादीन, जनरल अलादीन वाला यू आर मेकिंग अ रेफरेंस। नो, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट उनका, देखो, बैलिस्टिक मिसाइल है। ये चीज मैं आईआर में बताऊंगा आपको, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल और उसमें आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल एंड अ क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ज्यादा मनूवरेबल नहीं है। वो क्या करता है, फिक्स टारगेट्स पे अटैक करता है। बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर जाता है, ट्रेजेक्टरी है, इट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड देन कम्स डाउन ओवर अ फिक्स टारगेट। एंड वेयर एज दी शिप्स, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो उनके पास लैंड में भी कुछ प्रॉपर नहीं है। और अगर अमेरिकन सिटीज पे भी अटैक करेंगे, अगर अमेरिकन सिटीज पे भी अटैक करेंगे तो उनका जो रेंज ही नहीं है उतना, पैसिफिक में गिर जाएगा। ओके, दैट इज द प्रॉब्लम। इंडिया कर सकता है, हमारे पास अग्नि है, अग्नि सीरीज है, अग्नि 6 इज इन डेवलपमेंट, सूर्या, आईसीबीएम। ओके, दैट इज सीक्रेट डेवलपमेंट में। उसके बाद वाटर में आता है उनके पास जो उनके पास जितने भी सबमरीन्स है नॉर्थ कोरिया के पास, दैट इज ऑल्सो जंक फ्रॉम दी 1950s। छोटे छोटे सबमरीन्स है, उसमें सिर्फ टॉर्पीडोज है। दे डू नॉट हैव बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। हमारे पास है, वी कैन यूज आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत यूज कर सकते हैं, आईएनएस अरिघात हम यूज कर सकते हैं, अरिधमान यूज कर सकते हैं, आईएनएस चक्रा आ रहा है 2025 में। तो इंडिया हैज द न्यूक्लियर ट्रायड। हम तीनों जगह से मार सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकिन नॉर्थ कोरिया कैन नॉट डू दैट। ओके, नॉर्थ कोरियंस कैन नॉट डू दैट। और न्यूक्लियर ट्रायड जो है वो बहुत कम कंट्रीज के पास है। पाकिस्तान के पास सिर्फ लैंड है। ओके, लैंड वाला दे कैन डू दैट। लैंड से मार सकते हो भी फिक्स टारगेट पे। दे डू नॉट हैव वाटर कैपेबिलिटी एंड ऑल्सो एयर कैपेबिलिटी। JF-17 नहीं कर सकता उनका। देन चाइना कर सकता है, चाइना हैज न्यूक्लियर ट्रायड, इंडिया हैज न्यूक्लियर ट्रायड, यूएस हैज, रशिया हैज न्यूक्लियर ट्रायड। इसराइल डजंट हैव न्यूक्लियर ट्रायड, वाटर से नहीं कर सकते वो, दे कैन ओनली डू थ्रू एयर एंड लैंड। और क्या है, यूके हैज न्यूक्लियर ट्रायड, फ्रांस के पास है न्यूक्लियर ट्रायड। ओके, सो यू सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर बम तो बना लोगे, मारोगे कैसे? ठीक है, न्यूक्लियर बम बना दिया आपने, उसके बाद मारोगे कैसे? डिलीवरी इज मोर इम्पोर्टेंट। डिलीवरी, अगर आपका न्यूक्लियर बम उड़ा और मैंने इंटरसेप्ट कर लिया एयर में, ओके, आई हैव दैट एंटी एयर कैपेबिलिटीज, एएडी कैपेबिलिटीज, राइट, तो फिर क्या कर लोगे? ऊपर ही फट जाएगा। वी विल गेट दैट सम माइनर इनकन्वीनियंस, some minor inconvenience. That is a good question. Nuclear shelling is a very old न्यूक्लियर शेलिंग जो है, न्यूक्लियर शेलिंग, व्हाट शी इज आस्किंग इज दैट कि न्यूक्लियर शेलिंग पहले 1950s में अमेरिका ट्राइड आर्टिलरीज, न्यूक्लियर आर्टिलरीज। दैट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज नॉट वेरी एक्सप्लोर्ड। उसको किया गया है, उसको देखा गया है, इट हैज बीन सीन, बट उसको परस्यू कंट्रीज ने नहीं किया। अमेरिका ने टेस्ट किए थे, लेकिन उसका कोई परस्यू उसको नहीं किया। ऑल राइट, सो इट कैन बी, आई थिंक इट कैन बी अ गुड गुड, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स आती है उसमें। हो सकता है कि मालफंक्शंस के वजह से बहुत इश्यूज भी आ सकता है, राइट, सो दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, गुड क्वेश्चन। टैंक आर्मो में डिप्लीटेड यूरेनियम, यस यू कैन यूज, बट डिप्लीटेड यूरेनियम यूज करना डेडली बनाता है उसको। ओके, इट मेक्स डेडली, लेकिन न्यूक्लियर बम नहीं बन जाएगा। डिप्लीटेड यूरेनियम आपको पता है ना, उसके उसमें भी यूज होता है, टैंक के आर्मर में यूज होता है। तो इट डजेंट मीन कि वो न्यूक्लियर बम बन जाएगा। ओके, आर्टिलरी की रेंज कम होती है, 60 किलोमीटर तक होती है। दे हैव यूज्ड, अमेरिकन इन द 1950s दे डिड द टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर आर्टिलरी। ओके, ठीक है, टेररिस्ट के हाथ में पाकिस्तानी जा सकता है। ओके, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव मेड अ प्रेडिक्शन दैट इन द नेक्स्ट 20 years देयर माइट बी अ इशू जहां पर इंडिया और यूएस को साथ जाके पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स को सिक्योर करना होगा, बिकॉज हो सकता है दैट इट कैन फॉल अंडर वेरी विशियस हैंड्स, फॉर द रीजन दैट पाकिस्तान एज अ स्टेट, ओके, उसके दिन अब नंबर्ड है।
ऑलराइट, उसके दिन नंबर्ड हैं अगर इसी तरीके से चला। सिक्योर मतलब जाके उसको उसके उस पर जहां पर भी न्यूक्लियर बम्स हैं उसको सीज करके सिक्योर करना होगा, ठीक है। ऑलराइट, एनी मोर क्वेश्चंस? यस वैभव, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? यस। सर एक रीजन है कि हम अमेरिकन सर जेट्स को हम इसलिए मतलब खरीदते नहीं, क्योंकि सर अमेरिका जो है हमेशा ये कहता है कि हमारे जो जेट्स जो होंगे सर आप न्यूक्लियर बॉम्ब सब गिरा ही नहीं सकते, और तभी हम सब फ्रेंच और रशियन के पास से जाते हैं। जैसे कि सुखोई और राफेल जो है वो न्यूक्लियर पावर है, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब से वो अटैक वो कर सकते हैं। सी दैट इज नॉट द एग्जैक्ट रीजन। द एग्जैक्ट रीजन इज कि अमेरिका को एक तो कोल्ड वॉर लेगेसी है। ऑलराइट, कोल्ड वॉर लेगेसी है, इसलिए हम पहले अमेरिकन से मांगा था हमने 1950s एंड 60s में। नेहरू ने लेटर भी लिखा था तो उन्होंने दिया नहीं था, तो हम हम बोले थे बट तुम्हारा नहीं लेंगे, अब हम इसका ले रहे हैं। मिग हमने मिग 21 सबसे पहले ऑर्डर किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अमेरिकन जेट्स के साथ कि वो जो सॉफ्टवेयर के कोऑर्डिनेट्स हैं, देयर इज नो टीओटी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है। वो आपको जैसे रफेल आप खरीदोगे तो दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ कोड्स, सॉफ्टवेयर का कोड्स वगैरह दे देते हैं। रशियंस तो बोलते हैं ले जाओ भाई ले जाओ, जो चाहिए आपको, जितना आपको अंदर में टेक्नोलॉजी हमने यूज किया सब हम आपको दे देंगे। रशियंस आर वेरी फंटास्टिक इन दिस रिगार्ड कि वो दे आर नॉट शाई इन शेयरिंग देयर टेक्नोलॉजी। तो अमेरिकन दे डू नॉट डू टीओटी। वो आपको नहीं बताएंगे कि अंदर क्या है, वो बोलेंगे खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। दिस इज द थिंग, ओके। और प्रॉब्लम क्या है दैट जो उनका जेट्स है, उनका जो जेट्स आता है, ऐसा कहा गया है, देयर इज अ लॉट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दैट अमेरिकans हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर दोस जेट्स। आपको बेच देंगे, इंडियन एयरफोर्स के पास आ जाएंगे, वो इंडियन एयरफोर्स उड़ा रही है उसको, लेकिन जो सोर्स कोड है दैट इज नॉट ओपन बाय देम, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। आप अगर इजरायली, हम क्या करते हैं अपने सुखोई पे, हमने इजरायली रेडार लगाया हुआ है, फ्रेंच एवियोनिक्स लगाए हुए हैं, हेलमेट किसी और कंट्री का है, 10 कंट्री का, उसको हमने सुपर सुखोई बना दिया। हमने उसको बेसिकली सुपर सुखोई टाइप का बना दिया है, ओके। सुपर सुखोई एग्जैक्ट नहीं है, सुपर सुखोई इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सुपर सुखोई जैसा हमने अपने बना दिया, इसीलिए उसको MKI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MKI। Su-30 इज द जेट, बाकी कंट्री के पास भी है, चाइना के पास भी Su-30 है, उसको MKM बोलते हैं, मलेशिया और चाइना में, ओके। Su-30 मलेशिया में MKM बोलते हैं, और Su-30M इज द जेट विच इज विद चाइना। लेकिन हमारे लिए क्या है? MKI स्टैंडर्ड, आई मींस इंडिया स्टैंडर्ड। इंडिया स्टैंडर्ड में क्या है? इजरायली रेडार, बिकॉज रशियन रेडार उतना अच्छा नहीं, तो हमने इजरायली रेडार, फ्रेंच एवियोनिक्स लगा दिया उसमें, और उसको हमने एक तरीके से बेटर कर दिया। तो Su-30 इज कॉल्ड द बेस्ट एयरक्राफ्ट। ये फ्रीडम अमेरिकन नहीं देंगे आपको। अमेरिकन विल से कि जो है वो लेना पड़ेगा, जो है वो आपको लेना पड़ेगा। कंपैटिबल है, बिल्कुल है। ये एक मैं नहीं लूंगा नाम उनका, एक डिफेंस वो है, एनालिस्ट हैं, वो आजकल वो कर देते हैं आप पे, केस कर देते हैं अगर आप उनका नाम लोगे। तो उन्होंने कहा था कि इट कैन नॉट टॉक, द इजरायली रेडार्स and the French avionics and the Russian jet cannot talk to each other. That is pure bull crap. They can very well talk, okay। और ऐसा जो जो उड़ा रहे हैं, जो फाइटर जेट उड़ा रहे हैं, बेसिकली दे ऑल्सो नो, ओके, दे ऑल्सो नो कि भाई उनको उड़ाना है ना, जो उड़ा रहे हैं उनको ज्यादा पता है। ऑलराइट, उसको बालाकोट पे देखो। Su-30 है क्या? Su-30 इज एन एयर डोमिनेंस फाइटर। वो एयर में डोमिनेंस के लिए यूज होता है। वेरएज जो रफेल है, सॉरी रफेल बोल रहा हूँ, व्हाट वाज दैट, डसॉल्ट, डसॉल्ट का जो है, मेरा डसॉल्ट हमने क्या यूज किया था? मिराज यूज किया था ना। डसॉल्ट विच वन वी यूज? मिराज 2000, राइट। तो मिराज 2000 जो है इट्स अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, ओके। सो ये जो Su-30 था वो डसॉल्ट मिराज को कवर दे रहा था, इट वाज गिविंग कवर टू द डसॉल्ट मिराज, ओके। वेरएज डसॉल्ट मिराज का काम ही है बॉम्बिंग करना। एक और हमारे पास बॉम्बर है, उसका नाम है जैगुआर। लेकिन जैगुआर जो है इट्स अ प्योर बॉम्बर, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है, वो सिर्फ बॉम्बिंग कर सकते हैं। इट माइट कैरी सम सरफेस, सम एयर टू एयर मिसाइल्स, लेकिन प्रॉपरली अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। तो Su-30 क्या है? इट इज टू डिफेंड द एयर एसेट एंड इट इज टू डोमिनेट द स्काईज, स्काई डोमिनेट करने के लिए। तो वो पूरा जो पैकेज लेके जाता है दैट इज मोर और लेस फिल्ड विथ एयर टू एयर मिसाइल्स। और वो क्या कर रहा था ड्यूरिंग बालाकोट? इट वाज गिविंग कवर टू द डसॉल्ट मिराज 2000। और डसॉल्ट मिराज जो है, it can do multiple things. It can it can also bomb the area. It can help as a as a air to air superiority fighter.
राइट तो ये एयर डोमिनेंस में यूज होता है। और ये जो है मल्टी रोल फाइटर जेट है, वेयर एज द जैगुआर जो है उनको क्यों नहीं यूज किया, बिकॉज दे कुड हैव बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ द पाकिस्तानी JF-17 एंड द F-16, क्योंकि ये बहुत लाइटली डिफेंडेड है। This is a pure bomber. Okay, this is a very pure bomber and lightly defended. So that's why, that is the reason why we went with the Dassault Mirage. And why did we choose Rafale? Because जो Mirage है, this is the direct descent, जो sorry Mirage जो है वो ancestor है Rafale का, both have the same DNA. Rafale जो है it is, आप कह सकते हो as a kid, okay, better version, a kid of Mirage. Okay, और Mirage जो है it proved itself in the Kargil war. उस समय बाकी सारे फाइटर जेट उतने काम नहीं आए थे जितना मिराज काम आया था। एंड मिराज जो थे उसमें इजरायली बॉम्ब्स हमने लगा दिए थे, और उसको यूज करके हमने अच्छे से उनको तेल लगा के मालिश की थी पाकिस्तानियों की, जो कि ऊपर छुपे हुए थे। एंड वंस द मिराज वेंट इन द कारगिल वॉर, द इंटायर सिनेरियो, द इंटायर कोर्स ऑफ वॉर, okay, this was changed. Yes, the Mirage was equipped with the spice bomb. In Balakot में भी spice bomb use हुआ था, as far as I know, right? Any more questions? No more question.